तो जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था मेज पाथ का, मैं बताया था वो क्या है, तब इसके बाद आज वाला क्वेश्चन सुनना है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपके पास एक मेज दी हुई है, मेज की ना डायमेंशन दी हुई है, मेज का मतलब मैट्रिक्स बोल सकते हो इसको। तो आपके पास मान लो ये मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशन है n, n क्रॉस m का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको शुरू से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है। शर्त ये कि आप या तो हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं। तो एक रास्ता ये होता है ऐसे जाओ, ऐसे 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 और ऐसे पॉइंट। दूसरा रास्ता हो सकता है ऐसे चले जाओ सीधा, तीसरा रास्ता ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से टच में क्लियर किया था हमने। उसमें हमने किया कुछ नहीं था, हमने बोला था एक स्टेप आगे चले जाओ और यहाँ से एंड तक के सारे रास्ते पता कर लो, फिर एक स्टेप नीचे चले जाओ, यहाँ से सारे रास्ते पता कर लो। शुरू में हॉरिजॉन्टल लगा लो और यहाँ पे वर्टिकल लगा लो, ठीक है। दोनों तरीके पढ़े थे, आप कवर कर लेना, ईजी है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज का क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ठीक है। आज का क्वेश्चन बेस्ड तो उसी पे ही है, बट ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कंडीशन आपके पास एक मेज दी हुई है फिर से, तो ये आपके पास मेज है, बड़ी बड़ी बना दी है, और मेज में सेम ही काम आपको बोला हुआ है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है, शर्त ये है कि आप हॉरिजॉन्टल 1 चल सकते हो, हॉरिजॉन्टल 2 चल सकते हो, हॉरिजॉन्टल 3 चल सकते हो एक बार में, या वर्टिकल 1 चल सकते हो, वर्टिकल 2 चल सकते हो, वर्टिकल 3 चल सकते हो, या डायगोनल 1, डायगोनल 2, डायगोनल 3। आपको बताने कितने कितने वो पाथ होंगे जिससे आप शुरू से लेकर यहाँ से लेकर n क्रॉस m की मैट्रिक्स के लास्ट तक पहुँच जाओ, ठीक है। तो अगर सोचे हम लोग, तो एक रास्ता ये देता है मेरे को कि मैं काम करूँ, मैं डायरेक्ट D3 चला जाऊँ, एक रास्ता मेरा डायरेक्ट D3 चला जाऊँ, पहुँच गया। दूसरा रास्ता ये है कि मैं पहले D2 जाऊँ, फिर D1 चला जाऊँ, ऐसे जाऊँ, D2 जाऊँ, फिर D1 चला जाऊँ, D2 जाऊँ, फिर D1 चला जाऊँ। और एक रास्ता ये भी हो सकता है मेरा कि पहले मैं हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 2, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3, है ना। हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 2, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 1, कई 1 ही होता है, हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 1, वर्टिकल 1, वर्टिकल 1, वर्टिकल 1, मतलब 1 स्टेप में जा रहे हैं। 1 का मतलब होता है कितने स्टेप ले रहे हो आप, 3 का मतलब ये कि 3 स्टेप ले लिया आपने एक बार। एक रास्ता और भी हो सकता है कि आप हॉरिजॉन्टल 2 बार चलो, हॉरिजॉन्टल 1 बार चलो, फिर वर्टिकल 2 बार चलो, वर्टिकल 1 बार चलो, है ना। हॉरिजॉन्टल 2 चलो, हॉरिजॉन्टल 1 चलो, फिर वर्टिकल 1 चलो, वर्टिकल 2 चलो। अरे ऐसे कितने सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना। n नंबर पाथ आपके पास हो सकते हैं। आपको ये सारे पाथ प्रिंट करने हैं, ये सारे पाथ। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रिंट करने हैं आपको, ठीक है। सारे आपको कोड है, कुछ ऐसा कोड लिखने कि सारे पाथ है। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपकी बात सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल चलोगे, वर्टिकल चलोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे नहीं चलते। ऐसे चल सकते हो, पर एक बार में आप 1 भी चल सकते हो, 2 भी चल सकते हो, 3 भी चल सकते हो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे भी आप मैट्रिक्स बनाओ, हम ये बना दिया हमने 3 क्रॉस 3 का, तो आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ चले जाओ, एक स्टेप। दूसरा ये कि आप पहले ऐसे जाओ, ऐसे फिर ऐसे वैसे, या आप ऐसे 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 ऐसे, या आप ऐसे वैसे चले जाओ, या आप ऐसे जाओ, फिर डायगोनल जाओ, फिर एक नीचे जाओ, है ना। कई सारे पाथ हो सकते हैं, सारे पाथ पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ रहा है करने के। यानी कि हमको इतना पता है कि या तो हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे, या वर्टिकल चलेंगे, या डायगोनली चलेंगे। बट शर्त ये कि आप हॉरिजॉन्टल 1 चलोगे, वर्टिकल 1 चलोगे, डायगोनल 1 चलोगे, या 2 चलोगे, 2 चलोगे, 2 चलोगे, या 3 चलोगे, 3 चलोगे, 3 चलोगे। यानी कि ये तो हमको पता है कि भाई हमारा जो कैरेक्टर है, जो लेटर आएगा वो यही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। इसके आगे 1 2 3 लगेगा, हॉरिजॉन्टल 1 या हॉरिजॉन्टल 2 या हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3, डायगोनल 1, डायगोनल 2, डायगोनल 3। हमको इतना तो पता है कि भाई ये कैरेक्टर भी फिक्स है, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं हो सकता। बट 1 2 3 हमको देखना पड़ेगा, क्या मैं एक बार में एक ही स्टेप लूँ, 2 लूँ या 3 लूँ, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहले बताओ पक्का बात। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पिछली बार तो बस एक स्टेप चल रहा था ना, पिछली बार में बस ये था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे ऐसे चल रहे थे सब। अब हम 2 भी चल पा रहे, 2 चले, फिर 2 चले, फिर डायगोनली चले गए, फिर वर्टिकल आ गए, कैसे भी चल सकते। आपकी बार कैसे भी जा सकते हैं। अब की बार कैसे भी जा सकते हैं, जो हमने पिछली बार क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 2 1 1 चल रहे थे, खाली 1 ही स्टेप, ठीक है। यानी कि अगर सीढ़ी उतरनी तो एक बार में एक ही उतर रहा था, पहले मैं एक ही चल रहा था, अब मैं 2 भी चल रहा हूँ, 3 भी उतर सकता हूँ, ये वो है। पक्का बात, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया।
पक्का? अब देखो इसको कैसे डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन समझना जरूरी है, आंसर तो आ जाएगा हमारे पास आसानी से। ठीक है, चलो अब इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं थोड़ी और देखते हैं कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में शायद मैं थोड़ा गलत बता दिया होगा, 3 स्टेप नहीं है, 3 स्टेप नहीं है, यानी कि एक बार में 1 2 3 नहीं है, 4 भी है 5 भी है, मतलब लास्ट तक है, लास्ट तक है। तो एक बार में 1 है 2 है 3 है और एक और बना दी अगर मैंने तो 4 भी है 4 भी है, इनकी समझिए। यानी कि मैट्रिक्स की एंड तक मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, यहाँ से मैट्रिक्स की एंड तक मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, समझ गए ना? चाहे वो इतनी छोटी क्यों ना हो तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, चाहे पूरी बहुत बड़ी तो वहाँ से लेकर लास्ट तक मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। ठीक है, ये 3 वाला कोई वो नहीं है कि 3 ही होगा, 3 एग्जाम्पल के समझ गए ना? चलो डिस्कस करते हैं। देखो हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अगर वहाँ से हम बिल्ड करें और आपको अगर रिकर्जन समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, तो हमने ये बोला था, कि भाई रिकर्जन से करवाना है इस काम को। और रिकर्जन में ये होता है कि मेरे को पता नहीं कि सॉल्व कैसे होगा, बट मेरे को फेथ रखना पड़ता है, ट्रस्ट रखना पड़ता है अपने फंक्शन पे कि काम आएगा, कि प्रिंट करके देगा। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि गेट नहीं बोला है, गेट नहीं करना हमको, यानी कि हमको वेक्टर नहीं चाहिए। गेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लें। ठीक है, गेट नहीं करना, गेट का मतलब वेक्टर होता है। मैं गेट इसलिए भी बुला रहा हूँ कि अभी ग्रुप की वेक्टर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रिंट से कराता हूँ। तो क्वेश्चन का नाम है गेट मेश पाथ विथ जंप्स, उसको कर देना प्रिंट मेश पाथ विथ जंप्स। अब 2 बातें ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर कभी गेट आ जाए, गेट का मतलब होता है कि हमको कुछ रिटर्न करके देना है, यानी कि फंक्शन में कुछ रिटर्न टाइप भी होगा। पर अगर प्रिंट आ जाए, प्रिंट तो कुछ रिटर्न नहीं करना, खाली प्रिंट करना, नो रिटर्न। तो अगर इसमें ये बोला कि सारे पाथ को गेट करो, इसमें अगर ये बोला कि सारे पाथ जो आ रहे हैं h1 h1 d1 d2 जो भी आ रहा है सारे पाथ को गेट करो, यानी कि रिटर्न करो वेक्टर में, वेक्टर यानी कि एरे में सबको। पर हमको अभी ये नहीं करना, ये इसलिए नहीं करना, उसके 2 कारण। पहला तो क्योंकि ध्रुव का भी वेक्टर हुआ नहीं, पहले। दूसरी बात ये कि भाई आंसर इतने सारे कि वेक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपकी मेमोरी भर जाएगी, है ना? मेमोरी पूरी भर जाएगी आपकी कंप्यूटर में। तो अभी आराम से इस चीज़ को समझने की बात ये है कि गेट का मतलब रिटर्न करना होता है, रिटर्न वेक्टर को करना होता है। और वेक्टर को रिटर्न हम तभी करते हैं जब मेमोरी हमारे पास, मतलब हमारा जो आंसर होता है वो लिमिटेड होता है। अभी मान लो बहुत बड़ी मैट्रिक्स है तो बहुत सारे पाथ होंगे, इतने सारे पाथ होंगे कि वेक्टर ही हो जाएगा, बहुत बड़ा वेक्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा, है ना? तो हमको कुछ रिटर्न नहीं करना, वेक्टर नहीं बनाना, वेक्टर मेमोरी खा जाएगा पूरी, इसलिए हमको प्रिंट करना है। अब प्रिंट में कुछ रिटर्न नहीं करना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। जब कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो फंक्शन बनेगा वॉइड वाला। समझा रहे गेट और प्रिंट के बीच में फर्क? ठीक है, अब गेट और प्रिंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के भी 2 अलग तरीके होते हैं। जो हम पहले कर रहे थे ना कि हम फेथ रखते थे, बिलीव रखते थे, 5 स्टेप जो मैंने बताया, वो गेट से होते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपको nth फिबोनाची चाहिए, गेट। आपको फैक्टोरियल चाहिए, वो भी गेट ही है। बट हम जब भी प्रिंट करते हैं तब भी ऐसे ही होता है, बट उसमें आर्ग्यूमेंट में एक चीज़ और डाल देते हैं, वो बताऊँगा क्या डालते हैं। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि अगर कोई चीज़ हम गेट करते हैं, गेट में जो हमने 5 स्टेप सीखे थे ना रिकर्जन में, याद होंगे, उन 5 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं बिना दिमाग लगाए, आराम से हो जाता है। बट प्रिंट में भी वो 5 स्टेप लगते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। बट जब भी हम फंक्शन बनाते हैं एक चीज़ और डाल देते हैं फंक्शन में, अब वो देखेंगे वो क्या डालते हैं, एक चीज़ और डाल देते हैं फंक्शन में। ठीक है, समझा ना गेट और प्रिंट के बीच में फर्क? अब आगे वाले क्वेश्चन ना प्रिंट वाले हैं ज़्यादातर, और कहीं गेट लिखा तो प्रिंट ही कर देना उसको। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन प्रिंट वाले हैं। अब प्रिंट में हमको सेम काम करना है, रिटर्न नहीं करना, बस इसमें रिटर्न करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें थोड़ी थोड़ी? मैं इसे थोड़ा धीरे ले रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो इनको बता देता हूँ।
अब ये देखो हमारे पास ये एरे एक मैट्रिक्स है, हमको शुरू से लेकर एंड तक जाना है, सारे पाथ बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुरू से लेकर एंड तक जाना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने पिछली क्लास में किया था, एक ही पाथ ले सकते हैं, अब इसमें मल्टीपल पाथ ले सकते हैं, डायगोनल भी ले सकते हैं, डायगोनल 1 2 3 4 कितने भी ले लो। तो इसको करने का तरीका देखो क्या है। हमको पहली बात तो प्रिंट करना है, गेट करना नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करना। तो हम फंक्शन बनाएंगे पहले, हम बोलेंगे वॉइड, हम बोल देंगे प्रिंट पाथ मीज, ऐसे एक फंक्शन बना दी, पीपीएम नाम का फंक्शन बना दी, और उसमें मैंने ले लिया इंट एन और इंट एम। एन क्या है? एन इसकी डायमेंशन है, एम का एन का मतलब रो है, कितनी रोज है, और एम का मतलब कॉलम है, ठीक है। अच्छा रोज कॉलम में भी अगर आपको फर्क नहीं पता तो अच्छा ये ना कॉलम होती है, कॉलम बनेंगे, ये कॉलम 2 कॉलम 3, ये कॉलम आ रही है, यानी कि ये वाली कॉलम है ये, और रो ये होती है, ये रो। स्कूल में जाते हैं ना, कौन सी रो में बैठे, ये पहली रो की दूसरी रो। तो इस केस में टीचर यहाँ इमेजिन मत करो आप, टीचर यहाँ इमेजिन करो, यहाँ टीचर है, ये पहली रो है, मतलब ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है। तो टीचर यहाँ इमेजिन करके टीचर को यहाँ इमेजिन रखोगे, ये रो आपको दिखेंगे, ये रो पहली है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है। तो इंट एन जो है हमको रो बता रहा है कि कितनी रो है, मान लो 5 आगे तो 5 रो है, ये पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 रो। इस केस में हमारे पास रो कितनी है? 4 है, ठीक है। कॉलम कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 रो कॉलम कितनी तरह है, समझ में आ गया? आगे क्योंकि हम जब पढ़ेंगे ना चीज़ों को तो रिपीट नहीं करूँगा मैं सारी चीज़, ठीक है। ये है हमारा रो कॉलम, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमको प्रिंट करना है। अब देखो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मैंने ये बोला था कि काम करते हैं, मेरे को नहीं पता कैसे सॉल्व होगा ये, बस मेरे को पता है कि काम कर देगा, ये काम कर देगा, ये फंक्शन जो आंसर ले आएगा। तो इसमें m, m डाल दिया मैंने, और शुरू में को पता है यहाँ से करना है 0,0 से, तो 0,0 से लास्ट तक के सारे पार्ट रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा, इतना पता था मेरे को। तो मैंने क्या किया था, मैंने बोला था भाई एक काम करो, यहाँ से लेकर लास्ट तक के सारे पार्ट बताओ। अरे भाई अगर तुमको यहाँ से लेकर लास्ट तक के सारे की उम्मीद है, तो यहाँ से लेकर लास्ट तक की भी सारी उम्मीद होनी चाहिए, और यहाँ से लेकर भी लास्ट तक की सारी उम्मीद होनी चाहिए। आपको पता है पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इस बात, यानी कि मैट्रिक्स है, अगर आपको उम्मीद है कि यहाँ से लेकर लास्ट तक आंसर आएंगे सारे, तो उम्मीद रखो कि यहाँ से लेकर लास्ट तक के भी सारे आंसर आएंगे, और यहाँ से भी लास्ट तक के सारे आएंगे। और शुरू में क्या लगा दूंगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ लगा दूंगा, यहाँ वर्टिकल लगा दूंगा, ये डिस्कस किया था हमने। अब इसमें भी यही करना है, सेम काम करना है। इसमें हमको ये बोलना है कि अगर आपको उम्मीद है यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा, तो उम्मीद रखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर डायगोनल 1 से लेकर यहाँ तक, फिर डायगोनल 2 से लेकर यहाँ तक, डायगोनल 3 से लेकर यहाँ तक। सबके शुरू में h1 डाल, अगर यहाँ से शुरू कर तो h1 डाल जोड़ देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू कर तो h2 जोड़ देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी h3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक h4, समझे? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। मान लो मैट्रिक्स ये फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये उम्मीद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे पार्ट आएंगे, इस फंक्शन से आएंगे, तो इसके छोटे पे भी तो उम्मीद रखूंगा, इसके छोटे पे उम्मीद रखूंगा। रिकर्जन में यही पढ़ा था कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँगा तो छोटे पे उम्मीद रखूंगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे पार्ट बता दो, और उसके शुरू में मैं जोड़ दूंगा h1, ठीक है, आंसर आ गया। फिर बोलूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे पाथ बता दो, मैं शुरू में जोड़ दूंगा h2 स्टेयर पाथ वाला है ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलूँगा, फिर h3 जोड़ दूंगा शुरू में, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे h4 h5 h6 सब तक चलता रहेगा, यहाँ भी यहाँ सबका चलता रहेगा, और डायगोनल में भी सबका चलता रहेगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पाथ बता दो जो भी है, यानी कि जैसे भी आप जा रहे हो, मुझे नहीं पता, जैसे भी जा रहे हो, और शुरू में मैं जो है d3 जोड़ दूंगा, समझ गए? यानी कि मेरे को इससे उम्मीद थी कि आंसर निकालेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पिछली वाली क्लास से रिलेटेड है थोड़ा, है ना, समझ रहे हो? अगर इससे उम्मीद थी कि आंसर आएगा, तो इसके आगे वाले पे बिलीव रख के लास्ट तक पाथ निकालो और h1 जोड़ दो शुरू में। h2 से बोलो, इसको यहाँ से बोलो, यहाँ से लेकर लास्ट तक
सारे पाथ बताए और उसमें मैच टू जोड़। पक्का समझ आ गया कुछ? पक्का आना ये चाहिए उसी की तरह तो हुआ, स्टेयर पाथ की तरह ही, और ये थोड़ा बहुत स्टेयर पाथ की तरह ही होगा, पर हम उसको देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करना, हमको गेट नहीं करना, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें एक सीढ़ी चढ़, मतलब एक सीढ़ी के बाद चढ़ते थे तो मतलब जैसे एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ते थे तो एक पहले प्रिंट कर दो, दो छोड़ के चलते थे तो स्टार्टिंग में दो हाँ। प्रिंट कर दो। इसमें बस हमको प्रिंट करना है, थोड़ा सा अलग है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? शुरू करते हैं। तो ये इसकी अप्रोच है, इसका ना कोड लिखेंगे, एक बार फिर से बता दें। क्वेश्चन में बस यही है कि हमको हमारी जम्प्स वेरिएबल है आपकी बार, आपको यहाँ से लेकर यहाँ भी जा सकते अच्छा, हैं। जब उसका मतलब कि इधर भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन देखो, हम फंक्शन बनाते हैं फिर से, तो वॉइड प्रिंट मेज बार, ये फंक्शन का नाम है। इसमें फंक्शन की डायमेंशन ले ली इंट एम ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो है हमको प्रिंट क्या करना है, जैसे मान लो हमने प्रिंट किया h1 ऐसे, फिर 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, कहाँ तक जाएगा सोचो, 1 2 3 4, ये तो यहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसकी डायमेंशन होगी, यानी कि हमको इसकी जो कॉलम है वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस कॉलम कितनी, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे n में 5 दे रखा होगा, तो यानी कि मेरे को हॉरिजॉन्टल 1 जाना है, 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, 5 जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, 4 तक जाना है। 4 तक जाना है। अगर 5 है तो 4 तक जाना है, यानी कि अगर मान लो हमारी कॉलम है C, तो C -1 तक जाना है। मतलब कॉलम 100 है, मान लो 100 कॉलम, तो कहाँ तक जाएंगे हम? 99 तक जाएंगे, यानी कि h1 h2 h3 h4 h99 तक जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो देखो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा फॉर इंट आई रखेंगे, इसका नाम रखेंगे x, क्योंकि x डायरेक्शन में चल रहा हूँ, आते हैं x इक्वल टू, ये मेरी पहली जंप है, पहली से लेकर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, x इज लेस देन या इक्वल टू जो कॉलम है -1 तक जा सकता हूँ। ये मेरी ना जंप्स का लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर n -1 तक जाएगा, तो हमारी हॉरिजॉन्टल का है, यानी कि h1 होगा पहले, फिर लूप लगेगा, फिर h2 हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, m -1 तक और x++। इस फंक्शन से ये उम्मीद थी कि भाई आप आंसर दिखाओ बता, तो मैंने एक लूप लगाया और मैंने ये बोला कि भाई अब इस फंक्शन से उम्मीद थी कि n और m दे रखा है, और हमको ना, मैंने आपको बताया था जब भी प्रिंट करते हैं हम लोग, तब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके जाते हैं ना, वो स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग प्रिंट सो फार, स्ट्रिंग प्रिंट सो फार, यानी कि अभी तक हमने क्या प्रिंट किया, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग प्रिंट सो फार में क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि h पास कर दूंगा और उसके शुरू में 1 लगा दूंगा और उसको यहाँ पास कर दूंगा, फिर इसके आगे जब भी इस प्रिंट सो फार में फिर h1 फिर लगा दूंगा, यानी कि प्रिंट सो फार ही आंसर है मेरा, मतलब इसी को प्रिंट करना है कि एक पाथ आ जाएगा तो इसको प्रिंट कर देना है। समझ गए मतलब क्या है ये, अभी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दे रखा है x = 1 से लेकर इतने स्टेप्स लेने और x++, इस फंक्शन से ये उम्मीद है कि आंसर निकालेगा, ठीक है। और प्रिंट सो फार एक्स्ट्रा लेके चलना होता है प्रिंट के केस में, अभी समझ में आ जाएगा ये। तो मैंने बोला कि भाई एक काम करो, प्रिंट मेज पाथ n, m तो सेम ही रहेगा, डायमेंशन तो चेंज होने नहीं वाला है ना। और अभी मैं बोलूँगा इसको कि n, m तो ठीक है, अभी हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है ये h और उसके आगे x को जोड़ देना है, x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, पर ये तो इंटीजर है, इंटीजर को स्ट्रिंग में जोड़ नहीं सकते, तो इस इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए फंक्शन है toString, toString x। अब यही सीखने वाली तो चीज़ें हैं, जैसे ये h है, h में 1 जुड़ जाए आप चाहते हो, तो 1 तो स्ट्रिंग में होना चाहिए ना, इसलिए 1 को स्ट्रिंग में पहले मैंने चेंज कर दिया toString से। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो h और toString को मैंने ऐड कर दिया, तो h1 बन गई, x h1,
यानी कि H1 x x की वैल्यू 1 है, फिर H2 हो जाएगा, फिर H3 हो जाएगा। इधर समझोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, तो इस फंक्शन में बस यही है कि भाई इस फंक्शन से में देखिए आंसर निकालेगा। तो आप कर कह रहे हो कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये तो हम प्रिंट करेंगे, तो हम ना हर स्टेप को लेके कॉल कर रहे हैं, बस हर स्टेप को लेके कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ना x के लिए कॉल है, x के लिए, यानी ये हॉरिजॉन्टल कॉल है हमारी, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, इधर देखो x वाली कॉल है। अब y के लिए कॉल करेंगे, सेम लूप लगाना है हमको y के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत चेंजेस करूंगा, ठीक है, अभी काफी चेंजेस करेंगे। तो फॉर इंट y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी पहली सही चलेगी, हम लोग पहली स्टेप ले लिया, और y इज लेस देन इक्वल टू n-1। ये n-1 समझ में आया कैसे लिखा है? हाँ समझ गया। और y प्लस प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा देर में समझ आएगा, तो मतलब ये आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम काम करेंगे, प्रिंट में इस बात को कॉल कर देंगे n as it is, m as it is, और एक बार v जोड़ दूंगा इसमें, v प्लस 2 स्ट्रिंग y। हाँ v प्लस, अच्छा ये ऊपर आपने h लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। 2 स्ट्रिंग y, ये जोड़ दिया मैंने। अब ये कॉल थी, ये वर्टिकल कॉल थी, अब डायगोनल आएगी, अब डायगोनल कॉल आएगी, ठीक है। तो डायगोनल कॉल कैसे होगा, क्या लगता है? z ले लोगे, हाँ z इक्वल्स टू 1 करके। चलो z तो ले लेंगे, वो तो मैं ले लूँगा, चलो ठीक है। इधर देख लेना, हाँ फॉर इंट z इज इक्वल टू 1, पहली कॉल से तो चलेगा, बट डायगोनल चाहिए हमको। मान लो इस डायमेंशन में 4,5 लिखा हुआ है, 4,5 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? 4,5 है, मान लो दूसरे डायमेंशन में इसमें n दोनों आएगा, हाँ उसमें दोनों आएगा। अब वो कैसे आएगा वो तो देखना है। उसमें कुछ ऐसा आएगा कि आप जहाँ पे खड़े हो वो रो और कॉलम के पास ना हो, जैसे कि यहाँ पे गए, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ जाना, ऐसे तो जाना है, यानी कि आप ना इसके दायरे के अंदर रहो, इस दायरे के अंदर, और आप इस दायरे के भी अंदर रहो, ठीक। यानी कि दो कंडीशन को लगानी पड़ेगी कि आपका z है, आपका z अभी 1 से शुरू हो रहा है, मतलब पहला स्टेप ले रहा है, आपका पहला स्टेप ले रहा है वो तो ठीक है, पर आपका जो आप स्टेप ले रहे हो ना वो n-1 से भी छोटा रहे और m-1 से भी छोटा रहे, दोनों की रेंज में है, और ऐसे ऐसे चलता रहे। तो हमको कंडीशन ऐसे लगानी है, यहाँ पे z इज लेस देन इक्वल टू n-1 एंड z इज लेस देन इक्वल टू m-1, ये लगाएंगे, और z प्लस और z प्लस प्लस। और इस केस में भी हम ये पास करेंगे, प्रिंट मेज पाथ n इज इट m इज इट, और हमको प्रिंट करना है d ओवर 2 स्ट्रिंग z, ठीक है। ये तो लिख दिया। अभी बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंज करने हैं, इतना हमने कर लिया, चलो ठीक है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। बट इसमें ये चीज़ है कि ये काम रुकेगा कब, एक बेस कंडीशन तो आती है, वो बेस कंडीशन हम कब लगाएंगे ये सोचना भाई। एक बार बताओ, हाँ जैसे इसमें z आप कहते हैं कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दायरे के अंदर रहना चाहिए, हाँ, पर आपने z जो साइन बनाया वो z की तरफ छोटा बनाया, z की तरफ छोटा ये वाला, हाँ हाँ तो छोटा बनाया तो अंदर कैसे रहनी z? अरे छोटा, ये यहाँ भी तो छोटा बना है वैसे, अच्छा उन दोनों से छोटा रहना चाहिए, ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, एंड लिखा है ना, अच्छा यानी कि इसकी रेंज में रहे, इसकी लिमिट में रहे, समझे? तो जैसे बताऊँ, इसमें बताया कि जो z है वो z इससे जो है छोटा रहे, यानी कि z है वो n को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना, रो से छोटा रहे, रो के अंडर है मतलब, और m यानी कि कॉलम से छोटा है, यानी कि कॉलम की भी अंडर है, बस बाहर ना रहे, बस इतना बोला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखिए मेरी बात सुनना, हमने इतना तो कर लिया, बट हमको एक चीज़ और ये देखनी है कि हमको रोकना कब है इस फॉर लूप को, या इस पूरे कंडीशन को रोक, क्योंकि बेस कंडीशन तो चाहिए। हम तब रोकेंगे जब हम पहुंच गए लास्ट में, जब हम पहुंच गए तो जो आंसर है वो प्रिंट कर देंगे,
तो हमको पता कैसे लगेगा जब हम जब n-1 वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे तब ना हाँ। कंडीशन। तो हमको उसके लिए फंक्शन में ये भी तो लेना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हो, int I int j। अरे समझ आ रहा है? आ भी रहा है समझ में? हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट में जब पहुंच जाएंगे तभी तो रोकेंगे काम को, और जब हम लास्ट में पहुंच गए तब हम इसको प्रिंट करेंगे जो बढ़ती जा रही है, और इसको तो प्रिंट करेंगे। पर हमको पता कैसे चलेगा कि हम आखिरी में पहुंच गए? हम वो कंडीशन लगा देते हैं ना, if I is equal to n minus 1 and j is equal to m minus 1, I j को हमको फंक्शन में तो लिखना पड़ेगा, फंक्शन में यानी कि फंक्शन जो और एक्सपेंड हो गए, यहाँ पे int I भी लिख लो और int j भी लिख लो। ये I j क्या बता रहा है, ध्यान से समझो। I j क्या बता रहा है? I j बता रहा है कि आप कहाँ पर हो अभी। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब फंक्शन को पास करेंगे, तो यहाँ पे 0,0 लिखेंगे। ये हमारी करंट लोकेशन ऑफ I एंड करंट लोकेशन ऑफ j बता रहा है, यानी कि अभी हम शुरू कहाँ से करेंगे 0,0 से। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमको I और j को अपडेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आप ध्यान से समझें कि हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, यानी कि एक आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको I की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, j की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। ये जो फॉर लूप है यहाँ पे भी हमको, यहीं पे हमको चेंज करना है, और यहाँ पे भी हमको चेंज करना है, और यहाँ पे भी हमको चेंज करना है। I की वैल्यू रो होती है। अभी हम क्या चेंज करें, रो चेंज कर रहे हैं कि कॉलम चेंज कर रहे हैं? x जो हम चल रहे हैं, कॉलम है कि रो है? रो। अभी मैं चल रहे, तो अभी रो तो फिक्स है ना, ये रो तो एक ही है। हम कॉलम में तो चल रहे हैं, कॉलम 1 में तो चल रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, रो तो यही वाली है ना। अरे टीचर यहाँ देख रहे हो, तो इसी रो में तो चल रहा हूँ। रो फिक्स हो गई, रो फिक्स हो गई, रो फिक्स हो गई, यानी कि I फिक्स हो गया, j ही तो बढ़ रहा है, j बढ़ेगा। तो जब j बढ़ रहा है तो I फिक्स है। अरे ये लूप जो है x का है, x इधर चल रहा है, x जब इधर चल रहा है तो रो फिक्स है। रो फिक्स है समझ में आया? बताओ, रो फिक्स है समझ में आया? मतलब एक रो में बैठे हैं, बस ट्रांसफर इधर आ रहा है, दिवीस इधर आ रहा हाँ, है। यानी कि आप एक रो में बैठो, मैं इधर अभी अगर मैं आपको यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर मैं यहाँ पर उधर से प्रांजल की तरफ से खड़ा होकर देखूँ ना, तो मेरे को ये कॉलम दिखेगी, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं कॉल कैसे लगा रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, फिर यहाँ लगा रहा हूँ, फिर यहाँ लगा रहा हूँ, फिर यहाँ लगा रहा हूँ। रो तो फिक्स है लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है। टीचर जब देख रहा है तो टीचर कॉलम में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, कॉलम बढ़ रही है, यानी कि इनिशियली कॉलम जो भी थी आपकी, j+1, अरे जो भी थी आपकी, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे x भी तो लिख सकते हो, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 में चला जाएगा, x की वैल्यू m-1 तक जा ही रहा है, m-1 समझे मेरी बात? j+1 करोगे तो एक ही जाएगा। अगर हम x लिखते तब भी तो काम हो सकता है, सोचो जरा। j हम I और j हमको क्या बता रहा है? करंट लोकेशन ही तो बता रहा है। क्योंकि I रो के लिए हो गया, J कॉलम के लिए हो गया, हाँ है ना। जब पहली बार देख रहे हैं तो I फिक्स रहेगा, जो कह रहे हैं J, हाँ, तो I J fix कॉलम है, है, ये I fix है। हाँ, तो J प्लस प्लस चलता जाएगा। हाँ, और j प्लस प्लस करने की जरूरत थोड़ी कि ये बढ़ तो रहा है अपने आप, क्योंकि x++ तो रहा है। x प्लस प्लस हो तो रहा है अपने आप। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? जब y, अब यहाँ पे देखो रो चेंज हो रही है, पहले इस रो में था, फिर इस रो में आ गया, फिर इस वाले इस वाले में, और सिर्फ वर्टिकल है, ओनली वर्टिकल है, ओनली वर्टिकल। ओनली वर्टिकल केस में क्या होगा? रो हमारी जो होगी चेंज होगी और कॉलम फिक्स रहेगी, मतलब यहाँ पे I+1 चलता जाएगा, यानी कि y हो जाएगा यहाँ पे और j j हो हो जाएगा, जाएगा। समझे? हम्म। और वहाँ पे दोनों चेंज हो रही है, हाँ, वहाँ पे दोनों चेंज हो रही है। ये सेकंड वर्टिकल वाले में I चेंज होगा ना, J हाँ, कांस्टेंट रहेगा, करे मतलब J नहीं बढ़ेगा। हाँ, यहाँ I चेंज होगा, ठीक ठीक ठीक। और मैं वहाँ दोनों चेंज हो रही है, क्योंकि I भी चेंज, I भी यहाँ चला गया, J भी यहाँ चला गया। इस केस में क्या करेंगे, क्या लगता है? इस केस में उसमें दोनों बढ़ेंगे, डायगोनल के केस में, क्योंकि हमको I और J भी तो बढ़ाना है, I और J करंट लोकेशन, यानी कि मैं यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। जैसे उसमें एक को रोक के दूसरे को बढ़ा रहे तो उसमें दोनों बढ़ेंगे। हाँ, इसमें दोनों हाँ, बढ़ेंगे, इसमें तो दोनों बढ़ेंगे। x y आ जाएगा। एक्स वाई तो आ जाएगा, बट एक्स वाई तो लोकल है ना, इसी में सीमित है, तो दूसरे उसमें नहीं जा पाएगा। एक्स वाई की जरूरत थोड़ी है, इसमें आप जेड को जेड भी कर सकते हो, तो फिर आई जे करें, आई की जगह जेड, जेड एक बढ़ गया और जे की जगह जेड,
जेड फिर 1 बन गया। थोड़ी बहुत समझ आ रही बात? जेड कॉमा जेड, और यहाँ पे वही वाली कंडीशन लगा देना, अगर आई n माइनस 1 तक पहुँच गया और j m माइनस 1 तक पहुँच गया तो प्रिंट कर देना, प्रिंट सो फार को और रिटर्न कर देना। समझे? अरे समझ आखिरी लाइन फिर से। आखिरी लाइन फिर से बताऊं, इस आई का मतलब ये कि आई फिक्स है और एच बढ़ रहा है, एच यानी कॉलम बढ़ रहा है, इसमें रो बढ़ रही है, उसमें तो दोनों बढ़ेंगे, जेड कॉमा जेड, ठीक है। क्योंकि जेड कॉमा जेड फिर 1 कॉमा 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 कॉमा 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, 3 कॉमा 3 हो थ्री जाएगा, हो जाएगा। ऐसे जाते जाएगा। अब मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। और बेस बताना, बेस कंडीशन बताना क्या अब लगेगी? बेस कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ, अगर आई जो है मेरा पहुँच गया n माइनस 1 के एंड m मेरा पहुँच गया, सॉरी j मेरा पहुंच गया माइनस n माइनस 1 के, तो मैं क्या प्रिंट करूँगा पता है? प्रिंट सो फार, क्योंकि प्रिंट सो फार एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें मैं ऐड करता जा रहा हूँ ऐड कर रहा था। और रिटर्न करूँगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बस ये कि अगर आपको ना प्रिंटिंग गेट और प्रिंट में फर्क पता है, प्रिंट करना होता है ना तो ये एक्स्ट्रा प्रिंट सो फार लेके चलना पड़ता है, और हमेशा आपको ना प्रिंट सो फार को अपडेट करते चलना पड़ता है, और बेस कंडीशन में लाके आपको प्रिंट सो फार को प्रिंट करना होता है। ये भैया ये गेट से हो ही नहीं सकता। हो सकता है, पर गेट की लिंक वो वेक्टर आएगा तो वेक्टर आएगा, complex आएगा। हाँ वेक्टर तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, मेमोरी भर जाएगी पूरी आपकी, समझे? वैसे कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, पर ये नया सीखने को हमको मिला नहीं। इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज़ मैं बता देता हूँ क्या है, वो ये कि अगर प्रिंट करना है तो ये लेके चलना ही पड़ेगा आपको प्रिंट सो फार। दूसरी बात आपने ये भी सीखी कि भाई प्रिंट सो फार को हर कॉल पे अपडेट करना है, इसमें तो और उसमें रिकर्जन और लगेगी। प्रिंट सो फार को आपको तभी प्रिंट करना है जब आप पहुंच गए। अब मेरी बात, मैं क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ अभी 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 लिखना नहीं है, अब फिर से समझाऊंगा, सब मिटा के कोड मिटाने का है, बस ये मिटा रहा हूँ अभी अभी अब समझाएगा, अब थोड़ा अच्छे से समझाएगा। तो क्वेश्चन यही है हमारा कि हम ना वेरिएबल जंप्स के साथ जा सकते हैं शुरू से लेकर एंड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जा सकते हैं। एक बार में हम एक चल सकते हैं, 2 3 4, मतलब एक बार में यहाँ तक चल सकते हैं, एक बार में यहाँ तक भी चल सकते हैं, और एक बार में डायगोनल जहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है डायगोनल, यहाँ तक जा रहा है डायगोनल, तो डायगोनल भी चल सकता है ऐसा, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने ये बोला कि भाई हम अभी i, j पर है, ध्यान समझना, और i, j इनिशियली क्या होगा 0 0, हम अभी 0 0 पे हैं, हमको n, m पे जाना है। आंसर बताओ, यानी कि हम अभी यहाँ पर हैं, हमको यहाँ जाना है, आंसर बताओ। तो इससे उम्मीद रखी, तो ये बोलेगा कि भाई काम करते हैं, हम अभी 1, 0 पे हो जाते हैं और n, m तक रास्ता बताओ, रिकर्जन से पूछेंगे, फिर हम फिर चेंज कर देंगे, 2, 0 से लेकर आंसर बताओ, 3, 0 से लेकर आंसर बताओ, ठीक है? ये हम बढ़ाते जा रहे हैं हमेशा हर केस के लिए, ठीक है? तो ये हमारा रो चेंज हो रहा है ना, ये रो कॉमा कॉलम होता है, रो चेंज हो रहा है, अच्छा रो चेंज हो रहा है, यानी कि नीचे नीचे जा रहा है। इस केस में हम नीचे नीचे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं क्योंकि रो चेंज हो रही है ना, रो चेंज हो रही है, तो नीचे नीचे जा रहे हैं हम। दूसरे केस में ये भी हो सकता है, मैं 0, 1 से लेकर यहाँ तक का रास्ता बताओ, फिर 0, 2 से लेकर यहाँ तक का रास्ता बताओ, और मैं ना हॉरिजॉन्टल प्लस ये भी ऐड करता रहूँ शुरू में आपकी स्ट्रिंग में, यानी कि अगर आपको 0, 0 से लेकर यहाँ तक की उम्मीद थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की उम्मीद रखो, फिर हर छोटी छोटी उम्मीदें रखनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ से, और हर बार आपको ये अपडेट करते रहना स्ट्रिंग प्रिंट से बाद में। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम सीखने वाली बात यही है कि हम पहले सिर्फ एक ही उम्मीद रख रहे थे, अच्छा, इसमें उम्मीदें ही इतनी सारी, उम्मीदें ही इतनी सारी है इसमें भाई। उम्मीदें जब तक है जितना हमारा पूरा जितना हमारा बेस होगा, steps, हाँ। जितना हमारा पूरा बेस होगा, हाँ, तब तक हम उम्मीदें रखते हैं। उम्मीदें। ये भी नहीं सीखने वाली चीज़ है कि एक उम्मीद से काम नहीं चलता, कई बार हमको लूप से उम्मीदें लगानी पड़ती है। इससे उम्मीद करते हैं तो देखो कितनी सारी उम्मीदें हमने इससे लगा दी, फिर इससे लगा दी, फिर उससे भी लगा दी,
फिर आखिरी में हम बोले कि भाई यहाँ पहुँच गए, I is equal to m minus 1 and j is equal to m minus 1, आखिरी तक पहुँच गए, तो भाई जो भी आपने आंसर अभी तक निकाला है हम बनाते भी जा रहे थे साथ साथ में आंसर, हम उम्मीद तो लगाते बट साथ में छोटा छोटा आंसर बनाते भी जा रहे थे। जब बनाते जा रहे थे तो भाई वो आंसर बना रहे थे, प्रिंट करके रिटर्न बोलो, रिटर्न होना जरूरी है, खत्म मतलब। हाँ हॉरिजॉन्टल भी इन सारे चैप्टर में, फिर वर्टिकल भी, डायगोनल तो डायग्राम यानी कि रिकर्जन कॉल एक नहीं बहुत सारे हैं इसमें। तो इसका ट्री बनाने बैठोगे पागल, बहुत बड़ा ट्री बनेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ट्री बहुत बड़ा बनेगा। टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ टफ क्वेश्चन है, बट या तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, आसान सवाल कर लेते हैं, आप भी कुछ मैं भी कर सकते नहीं हैं। और समझना है तो भाई अच्छे क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर लें।